आप सभी का डिजायर है इसके यूट्यूब चैनल में एंड नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेज न्यूज़पेपर द हिंदू में देखा जाए आज क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही है एंड द फर्स्ट टॉपिक is related to the China oppose UK's citizenship offer and this topic comes in the international relations. Okay, so China opposes UK citizenship offer. हुआ क्या कि जैसे हांगकांग का हम लोग इशू लेके चल रहे थे अभी लास्ट वीडियो में भी, और इसमें जो है चाइना ने अपना जो है पूरा कह सकते हैं कि अपने सिक्योरिटी लॉज और थोड़ा बहुत जो वहाँ का हांगकांग की सिक्योरिटी है वो अब जो है चाइना के उसमें है, पूरा कंट्रोल में है। तो ये सब देखते हुए जो है लंदन ने ये फैसला लिया कि बिकॉज हांगकांग जो है बहुत सालों से जो है लंदन के इम्पीरियलिस्टिक कंट्रोल में हुआ करता था और 1997 में जो है चाइना को जो है हैंड ओवर हुआ था हांगकांग। लंदन ने चाइना को हांगकांग दे दिया था, बट अब ये जो सिचुएशन आई है इसमें ब्रिटेन ने ये फैसला लिया कि जो है जितने भी यहाँ के लोग हैं इनको हम जो है सिटीजनशिप जो है ऑफर कर रहे हैं। सो चाइना ऑब्जेक्टेड दिस व्यू और उसने ये कहा कि आप जो है इसमें यूनिलैटरल चेंज नहीं ला सकते और अगर आप लाएंगे तो इट विल बी अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ और जो बेसिक नॉर्म्स हैं उसके अगेंस्ट हो जाएगा ये सब। ओके, अब ब्रिटिश का प्लान क्या था, वो ये था कि जो भी लोग जो है ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट होल्ड कर रहे हैं दे विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप ऑफ लंदन। एंड अब हुआ इस कारण क्या है कि एक चाइना अब ब्रिटेन में भी अब टेंशन सा क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, बट ब्रिटेन इज नाउ स्टडिंग वे जैसे हुआई है और ये सब भी कट करने की ब्रिटेन ने भी अपना चाल चल दी है, एज वेल एज यूएस ने भी स्टेप्स उठा लिए हैं। और जस्ट बिकॉज जो जितना भी टेंशन क्रिएट हो रहा है एक उसके ऊपर चाइना के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए ये सारे कंट्रीज जो है चाइना के अगेंस्ट खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। Next topic is India's trade deficit with China dips to $48.66 billion. इंडिया का अब जो है ट्रेड डेफिसिट जो है वो डिप हो गया है और चाइना की एफडीआई जो है चाइना की कंट्री से जो एफडीआई आती थी वो लगभग जो है 163.78 मिलियन तक ही रह गई है। ओके, और देखा जाए तो प्रीवियसली कितना था, वो 229 मिलियन लगभग हुआ करता था। तो कह सकते हैं कि काफ़ी जो है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्रूवमेंट सा दिख रहा है। और एफडीआई जो है अगर इंडिया में आ रहा है मतलब दैट इज मीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, सो अब ट्रेड डेफिसिट हमें अगर रिड्यूस करना है वो कैसे होगा कि हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो चीज़ इंक्रीज कर दें और इम्पोर्ट को जो है वो थोड़ा कम कर देंगे, तब जाके हम ट्रेड डेफिसिट अपना जो है पॉजिटिव उसमें ला सकते हैं। ओके, और जितना कम ट्रेड डेफिसिट रहेगा किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के लिए वो उतना ही फ्रूटफुल रहता है। ओके, so now what happened that government has tightened norm for the FDI। जितने भी बॉर्डर से शेयर कर रहे हैं कंट्रीज उनके लिए जो है गवर्नमेंट ने एफडीआई नॉर्म्स जो है वो टाइटन कर दिए हैं। और तो अगर यहाँ पे किसी कंट्री को जैसे बॉर्डर वाले कंट्रीज हैं इनको इंडिया में एफडीआई इन्वेस्ट करना है तो ये क्या इनको पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब जाके कहीं ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक इज एफडीआई विल बी रेगुलेटेड इन इंटरनेट टेक सेक्टर। ओके, इंडिया अगर देखा जाए तो वर्ल्ड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर है एंड इंटरनेट एप्लीकेशन है, कंपनीज यहाँ पे इंडिया में ही प्रेजेंट है। और ये इंटरनेट में अगर सबसे ज़्यादा जो है एफडीआई जो है इंडिया में ही आता है। तो अब क्या है कि अब इंडिया जो है थोड़ा सा जो है इसमें रेगुलेटरी मेजर्स लाने की कोशिश कर रहा है एंड
ये नहीं होगा कि जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो एकदम बंद कर दिए जाएंगे, ब्लॉक लगा दिया जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहेंगे, बट वो क्या होगा, एक रूल्स एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर में ही उनको जो है इंडिया में एफडीआई अलाउड होगा। ओके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में अलाउड होगा। Next topic is bid to turn Shivalik Forest into tiger reserve. अब ये टॉपिक अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये टॉपिक जो है ये यूपी न्यूज से रिलेटेड है एंड इट इज़ नॉट रेलिवेंट टू अदर स्टेट्स एस्पिरेंट्स, बट ऐसा नहीं है। तो यूपी के एस्पिरेंट्स को इसको पढ़ना ही है, बट अगर जो अदर एस्पिरेंट्स हैं वो कैसे इस न्यूज़ से आउटपुट निकाल सकते, वो ये है कि अगर कोई टाइगर रिजर्व है, उसको टाइगर रिजर्व अनाउंस करने से पहले क्या क्या प्रोसीजर से गुजरना होता है, ये इसमें डिफाइंड है थोड़ा बहुत। ओके, सहारनपुर डिवीजन में जो है एक जो है टाइगर रिजर्व है, उसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने के लिए, फॉरेस्ट है जिसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने के लिए बोला, एक कह सकते हैं अपील करी गई है। अब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने इसको कंसिडर करने के लिए किसको भेजेगा, स्टेट गवर्नमेंट इसको कंसिडर करने के लिए सेंटर को भेजेगी। ओके, अगर ये चीज एक्सेप्ट कर लेता है सेंटर, तो इंडिया तो यूपी में इट विल बी द फोर्थ टाइगर रिजर्व। ओके, और कौन कौन से हैं, वो अमनगढ़ बिजनौर में हो गया, पीलीभीत में हो गया, दुधवा में हो गया, ये सारे हैं। ओके, और ये वाला सहारनपुर वाला फोर्थ हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि स्टेट जो है अप्रूवल, टाइगर रिजर्व अप्रूवल के लिए सेंटर को जो है अपने पेपर्स जो है सबमिट करेगा। अब इससे क्या होगा कि जब ये घोषित हो जाएगा टाइगर रिजर्व, तो इससे मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है ये थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, और हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो थोड़ा सा कह सकते हैं प्रिजर्व भी हो जाएगी, और उसमें इंटरफेरेंस जो है वो कम हो जाएगा। इसका जो है अगर कॉरिडोर देखा जाए लगभग 33,220 हेक्टेयर है, और ये शिवालिक के जो फूट हिल्स हैं वहां पर ये है। ओके, और ये 4 स्टेट्स को कनेक्ट भी करता है। कौन कौन सा है, हिमाचल प्रदेश हो गया, अगर सहारनपुर देखा जाए तो ये जैसे यूपी का बॉर्डर है तो इधर की तरफ जो है सहारनपुर है। ओके, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सबको जो है कनेक्ट भी कर रहा है। अब यहाँ की जो है पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो रही है, और इसी कारण जो है बहुत सारे क्लैशेस भी टाइगर में देखने पड़ रहे हैं, कि वो अपनी ज्यादातर क्या होता है, हर एक टाइगर की अपनी एक टेरिटरी होती है, वो उसी टेरिटरी का अपने आप को राजा समझता है। तो क्लैशेस जो है जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा जो है क्लैश होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो एक टाइगर रिजर्व के होने से क्या होगा कि वहां पे वो अपना नेचुरल इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, और ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और जो है जैसे कि उत्तराखंड गवर्नमेंट है वो प्रपोज क्या कर रही है कि जो टाइगर्स हैं, जैसे कॉर्बेट में हो गया, मोतीचूर रेंज में ऑफ द राजा जी नेशनल पार्क हो गया, और शिवालिक फॉरेस्ट इन सहारनपुर, ये आपस में जो है मूवमेंट कराए जा सकते हैं। ओके, और टोपोग्राफी ऑफ द फॉरेस्ट देखा जाए वो कैसी है, अगर टोपोग्राफी के कंसिडर में भी देखा गया कि वो टाइगर रिजर्व करने की कोशिश में करा जा सकता है कि नहीं, तो इट इज जस्ट लाइक द राजाजी नेशनल पार्क। ओके, अब ये राजाजी नेशनल पार्क है कहाँ, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और रिच इन बायोडाइवर्सिटी है, जैसे ये टाइगर रिजर्व घोषित होगा ये जो है एज एन इको टूरिज्म के उसमें भी लाया जा सकता है। ओके, और इसमें क्या होगा, एक कोर एरिया होगा, फिर बफर एरिया होगा, इस तरीके से जो होता है कोर एरिया में इंटरफेरेंस जो है एकदम भी अलाउड नहीं होता है। अब क्या है कि जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है वो आया, उसको ये चीज दिखा, स्टेगोडॉन दिखा,
इन सैंडस्टोन रॉक, है ना। ये स्टेगोडॉन क्या है, ये है प्रेडिसेसर ऑफ जो मॉडर्न एलिफेंट होते हैं, उनके पहले जो पूर्वज थे उनका जो है एक फॉसिल देखने को मिला। और ये लगभग 5 to 6 मिलियन ईयर ओल्ड है। और ऐसा ही जो है हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में देखने को मिला था। और स्टेगोडॉन मतलब मोलर ऑफ द लोअर जॉ, जो लोअर जॉ होता है ना, जबड़ा नीचे वाला होता है, उसका जो मोलर जो टीथ होता है, उस ये चीज मिली थी। और ये जो अभी प्रेजेंट के जो एलिफेंट है, इनका जो है पूर्वज क्या है। तो इस तरीके से ये जो है कह सकते हैं हिस्टोरिकली भी इम्पोर्टेंट है सहारनपुर, और कह सकते हैं कंजर्वेशन पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट ये एरिया है। इसीलिए जो है इसको टाइगर रिजर्व बनाने में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, हम देखते हैं क्या है, एंड दैट इज India's torture culture needs to end now. This comes in the editorial page। और जल्दी से देख लेते हैं क्या है इसमें। एडिटोरियल में जो है ये जैसे कि पीजे राज और जे बेनिक्स है, फादर सन जो है, इनको क्या करा गया था कि एक्चुअली क्या हुआ, तमिलनाडु में जो है लॉकडाउन था, तो इन्होंने जो है शॉप ओपन कर रखी थी। और जो कि जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो है शॉप ओपन करना या कोई भी चीज़ अगर अलाउड नहीं है उसको ओपन करेंगे, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ थ्रेट। और आपको जो है लगभग 3 मंथ्स की जो है इम्प्रिजनमेंट भी झेलना पड़ जाएगा। बट सो ये लॉ के अकॉर्डिंग जो है पीजे राज एंड जे बेनिक्स को जो है लॉकअप में रख दिया गया। बट वहाँ क्या हुआ, इनके साथ इतना टॉर्चर हुआ, इतना टॉर्चर हुआ कि उनकी डेथ हो गई। सो इसी पे बस एक डिबेट चल रही है और उसको हम लोग को समझ लेना है। तो पुलिस की टॉर्चर जो है इसकी रियलिटी की हम सभी लोग जानते हैं कि कितना जो है टॉर्चर किया जाता है अगर कोई लॉकअप में होता है। और जो है इसीलिए जो है एनजीओ ने, बहुत सारे एनजीओज वगैरह हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, जैसे कि एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स हो गया, एमनेस्टी हो गया इंटरनेशनल, और पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, ये सब जो है जितना भी कह सकते हैं कि ये टॉर्चर वगैरह होता है, इस चीज़ को जो है अपना सर्वे करते रहते हैं और अपनी रिपोर्ट्स जो है नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट अदर कंट्रीज से भी लेते हैं और फिर अपनी रिपोर्ट्स जो है पेश करते हैं। और इसमें के अकॉर्डिंग जो है टॉर्चर तो इज प्रिवलेंट इन इंडिया, और वहाँ वो भी लॉकअप्स वगैरह में। और ये है कि अगर देखा जाए तो हमारा जो टॉर्चर, ये टॉर्चर ये लोग करते हैं, ये इंटीग्रल पार्ट है पुलिसिंग कल्चर का। मीन्स अगर पुलिस है कहीं ना कहीं तो टॉर्चर होगा, डंडा डंडा वाला है ना, कहते हैं डंडे से ही इंसान सुधरेगा। ये चीज जो है थिंकिंग अभी भी जो है प्रिवलेंट है हमारे यहाँ। ओके, और ये है कि अगर कोई भी टेरर केस है तो दैट मीन्स तो टॉर्चर के बिना तो वो चीज उनसे आप कोई भी चीज उगलवा ही नहीं सकते हो। सो ये चीजें हैं। ओके, अब क्या है कि जैसे कि करंट लॉ है जो कि फैसिलिटेट करता है टॉर्चर, वो कौन सा है, टाडा हो गया। टाडा मीन्स टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, और हो गया प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ठीक है, ये सारे एक्ट्स हैं। इसके बाद क्या है कि अभी क्या हुआ कि एक कन्वेंशन हुआ जहाँ पे बोला गया कि इंडिया तो नॉन वायलेंस अपोर्ड करता है, पीस में बिलीव करता है, ह्यूमन डिग्निटी में बिलीव करता है, और टॉर्चर तो इंडिया से मतलब नहीं है। बट रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। अब ये बात हो रही है कि जैसे कि पीजे और जे बेनिक्स हैं, इनको जो है हम लोग जो है गवर्नमेंट जो है कंपनसेशन दे देगी। बट आपने जो मेंटल टॉर्चर करा है, क्या वो कंपनसेशन उसको कंपनसेट एक्चुअली में कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। और ये है कि इंडिया जो है यूएन कैट मीन्स यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर में, ये इंडिया जो है सिग्नेटरी है। कब हुई थी? 1997 में हुई थी। बट अभी क्या है, इसको रेटिफाई करना जो है वो रह गया है। एंड अभी क्या हुआ कि वो लॉ पास, देखो कोई भी अगर इंटरनेशनल लेवल की ट्रीटी अगर इंडिया साइन करता है तो उसको जो है अपने कंट्री में, अपने पार्लियामेंट में भी पास होना जरूरी है। बट हुआ क्या कि अभी कुछ
इट वॉज पास बाय लोकसभा और राज्यसभा ने उसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया था, बट अभी इतना कुछ कह सकते हैं इस पर वर्क नहीं हो रहा है। और जो है माने ये फ्रैक्टिफाई हुई ही नहीं कभी। अब 273 की लॉ कमीशन रिपोर्ट आई 2017 में, उसमें ये था कि एक ड्राफ्ट तैयार करा गया टॉर्चर लॉ के, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को डिसमिस कर दिया। उसने कहा कि ये गवर्नमेंट को हम किसी को कंपेल नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को, कि आप जो है जो आपने ट्रीटी रेटिफाई करी है जो कि एक पॉलिटिकल डिसीजन है, उस पे आप जो है कोई एक पॉलिसी बनाओ। So this was there in this article, or let us move on and understand other thing as well. हाँ, हम लोगों ने ये कर लिया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, as well as this we have also completed। और ये टॉपिक करना है, इन एन अनसर्टेन वर्ल्ड इज सीट ऑफ द ग्लोबल हाई टेबल। अब जो है देखो, we all know, we have read, we have covered that कि जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है इंडिया को सीट मिल गई है और 2 ईयर टर्म एंजॉय करेगा इंडिया एज ए नॉन परमानेंट मेंबर। और अब देखा जाए तो इंडिया की पोजीशन एक बहुत हाई लेवल पे पहुंच गई है, और इंडिया इज ऑलवेज नोन, हैज ऑलवेज हैड अ रेपुटेशन कैसा बैलेंस्ड पोजीशन है, एंड कंसेंसस बिल्डिंग के थ्रू ही कोई डिसीजन लेता है, इस तरीके की इंडिया की पोजीशन है। सो ऑलवेज रिमेम्बर, ये चीज जैसे इंडिया ने बना के रखी है, ये हमें भी जो है अपने नेचर में भी डेवलप करना चाहिए कि एक इंटीग्रिटी सी मेंटेन रहे कि हाँ, अगर कोई इंसान जो है, जैसे आप कभी एज अ डीएम आप जो है वर्क कर रहे हैं, तो आपके अंदर जो है एक इंटीग्रिटी होनी चाहिए, एक डिफाइंड बिहेवियर होना चाहिए, जिससे कि जो है आपका जो स्टाफ है, जो वहाँ के लोग हैं, वो कहें कि नहीं, ये जो है मैडम या ये सर जो है इनका नेचर ही ऐसा नहीं, ही कांट डू दिस, है ना। तो इस तरीके की चीजें, एक अपनी रेपुटेशन बना के इंसान को चलना चाहिए। एंड वोटिंग इन द जनरल असेंबली किस तरीके से होती है, वो ये है कि 2/3 ऑफ द मेजोरिटी को लेना पड़ता है अगर आपको नॉन परमानेंट मेंबर बनना है। बट क्या होता है कि जो भी वोटिंग होती है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है, मींस जैसे कि 192 लोगों ने वोट कास्ट करा और इंडिया को लगभग 184 वोट्स मिले, बट आप ये नहीं फाइंड आउट कर सकते कि वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने आपको वोट नहीं किया है। सो ये बस है कि किसी भी कंट्री को एक दूसरे के अगेंस्ट जो है कह सकते हैं एनिमिटी ना बन पाए, इसलिए इस तरीके की चीजें रखी गई हैं वहां पे। और इंडिया सक्सेसफुल एश्योर्ड, जो न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया कौन है, टीएस मूर्ति, ओके, त्रिमूर्ति। इन्होंने कहा कि जो है हम फॉर्मिडेबल रेपुटेशन जैसे कि मल्टीलैटरल स्किल है, और ये सारी चीजें जो है मेंटेन करने की कोशिश करेगा इंडिया। और यूएन ने अगर देखा जाए तो जो है अभी तक जो है टेररिज्म से रिलेटेड क्या डिफाइन करना है, टेररिज्म को कैसे, ये सब स्टेप्स अभी लिए ही नहीं है। और इंडिया का एक इस बार जो इंडिया ने अपना इलेक्शन वन करा, उसका मेन थिंकिंग यही था कि हम जो है टेररिज्म के अगेंस्ट जो है एक आवाज उठाएंगे, और कह सकते हैं कि उसके अगेंस्ट जो है एक्शन लेंगे। तो सो काउंटर टेररिज्म विल बी वन ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर इंडिया एट यूएनएससी। अब जो है ये बोला जा रहा है कि चूंकि इंडिया एज ए नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है, एक अच्छी पोजीशन में है, तो इट विल जो है क्वेस्ट फॉर परमानेंट मेंबरशिप, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत फादर फ्रॉम द ट्रुथ है। और ये है कि हाँ, इंडिया को थोड़ा बहुत जो है अब जो है काउंसिल्स के डिसीजंस में जानने का मौका मिलेगा, और थोड़ा बहुत जो है अपग्रेडेशन होगा, और हाई प्रोफाइल होगी इंडिया की फॉर 2 years एज ए नॉन परमानेंट मेंबर। और जब भी जैसे होता है कि कोई वोटिंग होती है, ओके, तो हर एक रीजन का एक कलेक्टिव वीटो होता है। और जो है परमानेंट मेंबर जो है कोई भी अगर रिजोल्यूशन पास करता है तो एटलीस्ट 9 वोट्स जो है उसको जो है नॉन परमानेंट मेंबर से चाहिए होता है। सो इंडिया विल
हमेशा ये ध्यान रखेगा कि जो है कंसल्टेशन मेंबर ऑफ द यूएनएस दैट इट इज क्लोज टू नॉन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल्स, कि उनके डिसीजंस को भी लेके चले, सबको एक साथ लेके चले। इंडिया का हमेशा यही कोशिश रहेगी, जिससे कि सभी लोगों को जो है कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप रहे। Delhi government launches India's first plasma bank at IBS hospital और C रंगराजन गेट महालनोबिस अवार्ड। तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंट न्यूज है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल विल कवर दिस दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्चेस वाला कवर करेंगे। प्लाज्मा बैंक जो है वो बसंत कुंज में आ गया है अब तो, और अब कोई भी प्लाज्मा डोनर यहाँ डोनर जो है, जो अभी प्लाज्मा डोनर्स कौन से होंगे, जो कि देखो कोविड ट्रीटमेंट इनका हुआ और कोविड पॉजिटिव पर्सन थे और उनका ट्रीटमेंट हुआ और वो क्योर होके अब घर चले गए हैं और लगभग जो है 14 दिन से फ्री हैं फ्रॉम द वायरस। तो उनसे जो है कहा गया है कि आप जो है प्लाज्मा डोनेट कर दीजिए आके, और वसंत कुंज में जो है फर्स्ट प्लाज्मा बैंक जो है ये बना दिया गया है। अब इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखो क्या होगा कि ये बोला गया है कि एक व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है, एक कॉलिंग नंबर दे दिया है, जिससे कि जो डोनर्स हैं वो खुद ही जो है कॉल करेंगे और जो है कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको उनको ध्यान में रखना होगा। एक गवर्नमेंट जो है डॉक्टर है वो खुद ही कॉल करके उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करेगा। अगर आप उसमें फिट हो रहे हैं तो यू कैन कम टू द हॉस्पिटल एट वसंत कुंज, और वहाँ पे आप अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग आ सकते हैं और डोनेट कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, एक आपको ऑनरेरी सर्टिफिकेट मिलेगा फॉर द एज अ कोरोना फाइटर। ओके, आपको कि आपने सोसाइटी के लिए आपने कुछ करा है। तो जो लोग दिल्ली में हैं और जिनके पास कह सकते हैं कि जो बच गए हैं और कोविड-19 से ट्रीट होके घर आ गए हैं, तो जो है आप लोगों को, अगर आप दिल्ली में हैं तो आपको ये एफर्ट करना है, अपने आसपास वाले लोगों को बताना है कि जो है आप दूसरों की हेल्प करने आ सकते हैं, किसी और की जान भी बचा सकते हैं। तो कोशिश करो, हम सब कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करिए कि जो है ऐसा हो सके। और जो है लगभग जो है देखो 18 टू 60 ईयर्स होना चाहिए जो भी प्लाज्मा डोनर है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये सब, और 50 केजी तक वेट उसका होना चाहिए। कौन कौन नहीं दे सकता है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है वो नहीं दे सकती, जिसको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर सर्वाइवर्स हैं, क्रोनिक हार्ट डिजीज है, लीवर है की प्रॉब्लम है, लंग, किडनी, हाई बीपी, ये सब डोनेट नहीं कर सकते हैं। ओके, और 45 से 1 आवर का टाइम लगता है और इसमें कोई खून की कमी नहीं होती है, आप आराम से डोनेट कर सकते हैं, कोई कमजोरी वगैरह नहीं आती है। ओके, और जैसे ही कॉल करेंगे तो आपको तुरंत रजिस्टर हो जाएगा और उसके बाद गवर्नमेंट डॉक्टर खुद ही ये जो है कॉल करके आपसे सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप फिट हो रहे हैं कि नहीं, एलिजिबल हैं कि नहीं, वो खुद ही जो है चेक कर लेंगे। ओके, और जो है आपका जो खर्चा है, जो आप कैब से जाओगे या फिर अपने व्हीकल से जाओगे, वो जो है गवर्नमेंट ही बियर करेगी, आपको उसमें बेयर नहीं करना है। सो दीज ऑल द थिंग्स आर देयर। एक बहुत अच्छा स्टेप है, इवन ये दिल्ली में नहीं, अब बहुत महाराष्ट्र वगैरह और भी सब जगह ये प्लाज्मा से रिलेटेड चीजें जो हैं, ट्रीटमेंट जो है ये फॉलो अप हो रहा है। एंड सी रंगराजन गेट महालनोबिस अवार्ड एंड हिज कंट्रीब्यूशन वाज टुवर्ड्स द ऑफिशियल स्टैटिस्टिक। ओके, general information news है। 12-member committee formed to analyze and reform business, and DOE launches plan to reduce academic loss to student। 12-member कमेटी, ये दिल्ली गवर्नमेंट से रिलेटेड न्यूज है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। जसमीन शाह जो है विल हेड द पैनल, ये जो बना है, और ये जो है जो कोविड-19 के टाइम जो है कैसे बिजनेस रिकवर होगा और इकोनॉमिक रिफॉर्म कैसे लाए जाएंगे, 12-member कमेटी इसलिए बैठा ली गई है। एंड जो है वेरियस डिपार्टमेंट्स, ऑटोनॉमस बॉडीज, लोकल बॉडीज, एमसीडी, ये जो है कैसे हेल्प कर सकती हैं पीपल को एंड बिजनेस ड्यूरिंग द पेंडेमिक, ये सब जो है कमेटी एनालाइज करेगी और सजेशंस भी देगी। एक ऑर्डर पास हुआ बाय दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ द कमिटी, और कमिटी में जो है मेजर्स दैट इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन दिल्ली, ये चीजें कमिटी देखेगी।
ओके। और ये केवल जो है अपने सजेशन नहीं बल्कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, मेगा सिटीज में क्या हो रहा है, ये सब चीज़ों को भी कंसिडर करेगी और एक्सप्लोर करेगी कैसे जो है दिल्ली की सिचुएशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया जा सकता है। इस कोविड-19 के टाइम में क्या बेटर किया जा सकता है कि वहाँ की इकॉनमी जो है दिल्ली की चलती रहे। एंड DOE लॉन्चेस प्लान टू रिड्यूस एकेडमिक लॉस टू स्टूडेंट। बहुत ज़्यादा एकेडमिक लॉस हो रहा है तो उसको किस तरीके से फिलअप करा जा सकता है, वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च करा। रिमोट टीचिंग, इसमें क्या है केजी से लेके 12th क्लास के बच्चों के लिए ये है। और ये एक न्यू मंत्रा दिया गया, उस मंत्रा का क्या था, ये है कि लर्निंग विद ह्यूमन फील। मतलब क्या है कि एक डिजिटल टेक्नोलॉजी की लोग जो है हेल्प तो लेंगे, बट इसके साथ ही साथ जो है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी टीचर्स बच्चों से करते रहेंगे, जैसे कि एक फील सा बना रहे कि दे आर एक कनेक्टिविटी टीचर और स्टूडेंट में बनी रहे। वर्कशीट वगैरह दी जाएगी बच्चों को और जो है उसको उन्हें फिलअप करके जो है देना होगा। और हर तरीके से उनकी जो है मदद की जाएगी जिससे कि वो अपना लर्निंग प्रोसेस वो बनाए रहें। व्हाट्सएप और रेगुलर फ़ोन कॉल्स भी उनको करे जाते रहेंगे। और हाँ, जिन लोगों के पास जो है, जो लोग नहीं हैं एक्सेस टू द व्हाट्सएप ग्रुप, तो जो है उनको टीचर्स फ़ोन पे कॉल करके अपना होमवर्क बता देंगे। और पेरेंट्स को ये बोला गया है कि आप जो है शीट्स जो हैं कलेक्ट कर सकते हैं आके फ्रॉम द स्कूल। और प्रोटोकॉल में ये है कि केवल पेरेंट्स ही अलाउड रहेंगे, चिल्ड्रन अलाउड नहीं रहेंगे। अब इंडियन एक्सप्रेस में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। 120 ईयर ओल्ड ट्रैक, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे गोवा में जो है थोड़ा बहुत जो है डेवलपमेंट वर्क जो है स्टार्ट हुआ है। जैसे कि प्रपोज NH4 एक्सपेंशन हो गया, प्रपोज ट्रांसमिशन लाइन हो गई और प्रपोज ट्रैक डबलिंग। तो इस चीज़ को कवर करते हैं। और इन्वायरमेंटलिस्ट ने बहुत कंसर्न्स रेज कराए कि ये सारी चीज़ें जो है इन्वायरमेंट के को जो बहुत लॉस पहुंचाएंगी। और पूरे गोवा को 3 सेगमेंट्स में जो है डिवाइड कर दिया गया है। और डबल ट्रैकिंग क्या है इसको समझ लेते हैं। जो भी हॉस्पेट और जो कि एक इंडस्ट्रियल हब है, और वास्को पोर्ट, ये 25 किलोमीटर का जो ट्रैक है इसको जो है डबल कर दिया जाएगा। और ये फॉरेस्ट के उसमें होता है। अब इसमें क्या होगा, जब ये वर्क कराएंगे तो एक टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा। ओके। और जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ओर और कोल, ये जो है इजली हो जाएगा। टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा फॉर हॉस्पिट एंड गोवा। साथ ही साथ जो है जो कोस्टल रीजन है उसकी कनेक्टिविटी कर्नाटका से बन जाएगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ये सारी चीजें हैं। ओके। मिटिगेशन मेजर्स में क्या है, देखो 8 अंडरपास जो है एनिमल पैसेज के हैं। एक गेट सा दे दिया जाएगा जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होगा और जो कि बंद कर दिया जाएगा बिफोर ट्रेन अराइवल सो दैट वाइल्ड एनिमल्स आर नॉट ट्रैप्ड। अब ऑब्जेक्शन क्या है, ये एक लॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, यूनेस्को हेरिटेज है और जो है लोकल एक्सटेंशन हो जाएगा वहाँ के स्पीशीज की, जो कि वहीं पे एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स के लिए। अब ये जो 4 लेन जो है नेशनल हाईवे है, इसके बारे में प्रोजेक्ट क्या है इसको समझते हैं। ये 12 किलोमीटर स्ट्रेच में है बिटवीन अनमोड एंड मौलम, मौलम नेशनल पार्क के उसमें है। ओके। और थ्रू भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके थ्रू जाएगा ये पूरा। और जो है मौलम नेशनल पार्क तक जो है ये प्रोजेक्ट पूरा जाएगा। अब जो है आगे समझ लेते हैं और क्या है इसमें, इस प्रोजेक्ट में वो है कि बेनिफिट्स क्या है कि देखो जो रोड एक्सीडेंट है ड्यू टू इंक्रीज कैपेसिटी वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। टेम्परेरी जॉब्स लोगों को मिल जाएगी। तो सभी में है, कोई भी प्रोजेक्ट होगा ऑफ कोर्स टेम्परेरी जॉब्स मिलेगा ही। साथ ही साथ जो है जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है उसमें बड़ा सही आ जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सही है। अब मिटिगेशन मेजर्स में क्या है कि जो है एक रबल वॉल जो है वो क्रिएट कर दी जाएगी जिससे कि जो सॉइल इरोजन ना हो सके और वाइल्ड लाइफ जो कोरिजन है वो चीज़ें ना हो सके।
ओके। ऑब्जेक्शन क्या है कि बहुत सारे ट्रीज जो है काटे जाएंगे जिससे कि स्पीशीज को भी बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचेगा, और नॉइस पॉल्यूशन और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी जो कि एनिमल्स को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एक्सोटिक स्पीशीज जो हैं वो कहीं ना कहीं वीड्स और एक्सोटिक स्पीशीज वो आने लग जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो नेटिव प्लांट्स हैं उनको हार्म पहुंचने लग जाएगा। और ट्रांसमिशन लाइन जो है वहाँ वाले प्रोजेक्ट में क्या है कि 10 किलोमीटर पावर ट्रांसमिशन लाइन है। और इसमें क्या है कि 400 किलोवाट फीट फ्रॉम कर्नाटका टू मीट गोवास पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जब हो जाती है तो उस चीज को जो है वो कह सकते हैं फिलअप कर सकते हैं। मिटिगेशन मेजर्स में क्या है कि इंस्टॉल करेंगे टावर्स, तो टावर इंस्टॉल होंगे तो ट्रीज तो फेल डाउन होंगे और एडवर्स इम्पैक्ट होगा वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का। ऑब्जेक्शन क्या है कि जो हाई टेंशन वायर लाइन है वो बर्ड्स, रैप्टर्स वगैरह, हॉर्नबिल्स को बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाएगा, और ईआईए ने कोई भी जो है इससे स्क्रूटनाइज नहीं करा है प्रोजेक्ट, और ऐसे ही इसको जो है कह सकते हैं अलाउ करने को दे दिया गया है। और इसी तरह जो है ये सारी चीजें क्या होती हैं कि एनवायरनमेंट को लॉस पहुंचाती हैं। जब हम एनवायरनमेंट से खेलने लगते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि एनवायरनमेंट कभी कभार हमसे भी खेलने लग जाता है, जैसे कि कोरोना वायरस से रिलेटेड। ए सेफ्टी नेट पोस्ट कोविड। इन अ पोस्ट कोरोना क्राइसिस क्या हुआ कि इंडिया हैज टू एड्रेस मैनी प्रॉब्लम्स, जैसे कि इम्प्रूवमेंट हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम है। ये एक बहुत ज़्यादा कह सकते हैं उछल के टॉपिक आ गया कि कितना पहले तो लोग बोलते थे कि यस प्रॉब्लम है, हम लोग इतना ही परसेंट ऑफ जीडीपी जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, पर इतनी पॉपुलेशन में इतने कम बेड्स होना, ट्रेन्स को कन्वर्ट करना फॉर द कोरोना ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें दिखाता है कि हेल्थ केयर सिस्टम कितना प्रॉब्लम है इसमें। और जो है मिनिमम इनकम सपोर्ट होना चाहिए वीक एंड वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए, तो ये दो प्रॉब्लम उभर के आए। बात करी जा रही है यूनिवर्सल बेसिक इनकम की। इकोनॉमिक सर्वे में भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया है पहले के इकोनॉमिक सर्वे में। और अब कैसे है कि आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो ये बोला गया कि जितने भी 20 इयर्स के ऊपर की जो लेडीज हैं, वुमेन हैं, उनको जो है अब डायरेक्ट डायरेक्ट जो है कैश ट्रांसफर कर दिया जाए। और आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एवरीवन विल बी हैविंग द आधार कार्ड, तो इजिली जो है आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा। और ये है कि मनरेगा वाला है, जैसे कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इन अर्बन एरियाज भी लानी चाहिए। और आइडेंटिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो है पहली बात तो है कि एक जो है हम एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम भी, जो मनरेगा है एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, और एंड इट कैन प्रोवाइड अ मिनिमम बेसिक इनकम। तो इस तरीके से जो है हम जो है दोनों चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। अब होगा क्या कि जो है जितने भी जो 20 इयर्स अबव गर्ल्स हैं उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अफोर्ड कर सकते हैं और वो अपने आप ही गिव अप कर देंगे कि दे डोंट वांट इट। और सेकेंड एंड थर्ड अप्रोच कैसी है कि मनरेगा इन रूरल एरियाज जो है उसको जो है अभी क्या है अवेल्ड ओनली फॉर 50 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑल्दो बोला जाता है 100 डेज, लेकिन अगर देखा जाए तो 50 डेज तक ही वो हो पाता है। तो इस चीज को जो है उसको 150 डेज तक जो है इंक्रीज कर देना, ये चीज होनी चाहिए कोशिश। और जो है वेज रेट है उसको भी थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। जैसे अभी 182 था, अभी कितना हो गया, लगभग 200 हो गया। तो ऐसे जो है वेज रेट जो है वो बढ़ा देना चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम एक्सटेंडिंग रूरल मनरेगा, देखो अर्बन एरियाज में के लिए भी कुछ प्रोविजन लाने चाहिए वहाँ पे भी, जिससे कि माइग्रेंट्स जो हैं जो जहाँ के हैं वो वहीं पर ही रहें। ओके, तो अर्बन एरियाज में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, वहाँ पे स्किल्ड लोग भी हैं, सेमी स्किल्ड लोग भी हैं, अनस्किल्ड लोग हैं, तो उनके लिए भी कुछ प्रोविजन लाना चाहिए। और जो है जो भी कह लिया जाए कि अगर जो कैश ट्रांसफर है वो लगभग जो है मोर और लेस 6,000 पर मंथ होगा, तो इस तरह से वो वुमेन को भी जो है फायदा कहीं ना कहीं पहुंचाएगा। और
जो है एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है कुड बी लोअर एज इट इज डिमांड बेस्ड प्रोग्राम, तो इस पे भी थोड़ा सा इतना खर्चा नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें जो है भले ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है लेकिन आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम में इतना नहीं है, और यूनिवर्सल बेसिक इनकम का ही एक अल्टरनेटिव अप्रोच सा बन सकता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन, देखते हैं और क्या है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स।